इसके बाद भागते भागते हम तीनों ने सुबह 9 बजे जयपुर की बस पकड़ी। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा था और आशीष मेरे ठीक पास, जबकि पिंकी को हमसे 2 सीट दूर जगह मिली थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। हवा मेरे चेहरे को आकर छू रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, जैसे देखते देखते मैं खो गया। और जब फिर से नज़र पिंकी पर गई तो उसने अपने पास बैठी लड़की से दोस्ती कर ली थी। जैसे देखते मेरे चेहरे पर मुस्कान से आ गई, ये साला कभी नहीं सुधरेगा। फिर मैं खिड़की के बाहर देखने लगा और वहीं देखते देखते मुझे एक आइडिया आया। मेरी आंखें बड़ी हो गई। मुझे ये पिंकी जैसे कैरेक्टर्स कितने मिले अपनी लाइफ में, क्यों ना मैं इन कैरेक्टर्स की एक दुनिया बनाऊं। इतने अजीब अजीब से कैरेक्टर्स हैं इस दुनिया में, बहुत सारे हैं, जैसे माई बाप, नितिन, लखन जी, संदीप, पिंकी। क्यों ना इन सब की एक अलग सी दुनिया बनाई जाए। और वहीं बस की खिड़की पर बैठे बैठे सोचते सोचते रास्ते भर में मैंने पूरी कहानी अपने दिमाग में बना ली। जाकर बस उसे पन्नों पर उतारना था। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, पागल हुए जा रहा था। उस रात मैंने भावना से फोन पर 2 घंटे बात की। गांव में नेटवर्क्स नहीं थे और 2 दिन से बात भी नहीं हुई थी, 3 दिन से। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई, जो कुछ भी उस गांव में हुआ। वो हंसने लगी, उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। और सच कहूं तो उसे इस तरह हंसता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उस हादसे के बाद इस बेचारी के चेहरे पर अब जाकर हंसी आई थी। इसके चेहरे से हंसी गायब सी हो गई थी। लेकिन कबीर, तुम्हारे एग्जाम्स का क्या होगा? अगर तुम ये सब लिखोगे तो एग्जाम्स क्या तुम्हारा भूत देने आएगा? भावना ने मुझसे पूछा। एग्जाम्स मैंने पिछले साल भी पास कर लिए थे। तो सिर्फ तुम्हें पास ही होना है, नौकरी नहीं चाहिए क्या? यार तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अरे मैं तो पूछ रही हूँ, इसमें सपोर्ट करने की कहाँ बात आ गई? एग्जाम्स का क्या होगा? वैसे भी पूरा साल तुमने पढ़ाई नहीं की है। तुमको क्या शौक चढ़ा है ये अचानक अपनी अलग दुनिया बनाने का? तुमने वैसे ही अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते रहते हो जब देखो। ये क्या अलग दुनिया बनाऊंगा? इस दुनिया से खुश नहीं हो गया? मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ यार, मुझे सोने दो। लेकिन कबीर मेरी बात सुनो। कबीर, वो बोलती रही और मैंने फ़ोन काट दिया। रात भर मैं सोया नहीं, बल्कि लिखने बैठ गया। अम्मी को लगा जैसे मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, बल्कि मैं लिख रहा था। रात को 11 बजे से सोचते सोचते सुबह 3 बजे तक मैं लिखता रहा। 10 चैप्टर्स का कुछ लिखा, जिसमें लगभग 30 पेजेस के आसपास थे। और इसके बाद मैं उठा और बिस्तर पर जाकर सो गया। सुबह 9 बजे मेरी आँख खुली। 2-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। 2-4 दिन बाद में आशीष से जब मैं कॉलेज में मिला तो अभी तक हम दोनों वो शादी की बातें कर रहे थे। हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मेरे हाथ में चेतन भगत की 2 स्टेट्स किताब थी। तभी वहाँ पर भास्कर जोशी सर आ गए। वो बैठे तक नहीं, खड़े खड़े ही उन्होंने पूछा, कैसी चल रही है पढ़ाई? जी सर एकदम बढ़िया। आप क्लास लेने नहीं आएंगे अब? आशीष ने पूछा। अब काहे की क्लास, अब तो खुद पढ़ाई करो। तभी उनकी नज़र मेरे हाथ में पकड़ी हुई किताब पर गई। उन्होंने तुरंत ये बोला, ये क्या बकवास पढ़ रहे हो तुम? अरे लिटरेचर की इतनी क्लासिकल बुक्स है, तुम ये क्या कचरा पढ़ने में लगे हो? लेकिन सर ये बहुत अच्छा लिखता है, आप एक दफ़ा पढ़कर तो देखिए। ये कोर्स में है, ये कोर्स में है, कोर्स में है जो तो तुमसे पढ़ा नहीं जाता। क्लास लेने कभी आते नहीं हो। अक्सर तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हुए देखा है मैंने। बच्चे, अपने भविष्य की परवाह तुम्हें है नहीं और साथ वाला जो पढ़ रहा है उसे बिगाड़ रहे हो और मुझे ये बकवास पढ़ने के लिए कह रहे हो। लेकिन सर मैं तो, देखो अपने माता पिता की सोचो लड़के, अगर फेल हो गए तो नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई पर ध्यान दो। कहकर वो चले गए। मैं आशीष से बोला, भाई इसका इसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? जब देखो गुस्सा मुझ पे निकालता रहता है। तेरे बाप की उम्र का है, तेरे भले के लिए बोल के गया है। सही तो बोल के गया, क्या गलत बोल के गया? इस वक्त तुझे कोर्स का पढ़ना चाहिए। साल भर तो तूने पढ़ाई की नहीं, अभी से पढ़ना शुरू कर दे। मैं बोला, देखो मेरे बाप की उम्र का है, लेकिन बाप नहीं है। और मेरा बाप ना छोटा हो या बड़ा सबको इज्जत देता है। पता नहीं प्रोफेसर कैसे बन गया, पता नहीं इसे तकलीफ क्या है मुझसे यार। तुझसे तकलीफ कुछ नहीं है भाई, कट्टर टाइप का आदमी है ये, आशीष ने मुझे कहा। ये बात सुनते ही मैंने बोला, फालतू की बात मत कर मेरे सामने, मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। और यार मजाक कर रहा था। तभी अचानक हमारी नजर पड़ी त्यागी जी पर। नीम के पेड़ के नीचे बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे दूसरे टीचर के साथ में। ऐसे दुबक्कर बैठे थे जैसे उनकी क्लास के स्टूडेंट्स की नजर उन पर ना पड़े। ये त्यागी क्लास नहीं लेता क्या? जब देखो नीम के पेड़ के नीचे बैठा मिलता। मैंने पूछा, क्या पता यार, और अपने को क्या लेना देना, छोड़ना। वह फ्री के पैसे लेते हैं ये लोग साले सरकार से। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, इनके बाप का नहीं है। देख, ये क्लास में तब जाता है जब 15-20 मिनट बचते हैं। तब तक स्टूडेंट्स पागलों की तरह इसका इंतजार करते हैं। उन बेचारों को क्या पता यहाँ पर इसकी चाय पे चर्चा चलती है। मैं खड़ा हुआ, बोला चल कुछ करते हैं। क्या करेगा? तू बस त्यागी क्लास में जाके बैठ जा बच्चों के बीच में, मैं अंदर आऊँगा तो मेरे पीछे पीछे चल देना। ओके कहकर वो क्लास में चला गया। शायद इसको अब मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं उन पर पूरा भरोसा हो चुका था। तब आशीष क्लास में जाकर बैठ गया। त्यागी जी की 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पागलों की तरह इंतजार कर रहे थे उनके बीच में।
5 मिनट बाद उसके जाने के बाद मैं क्लास में आया, देखा तो पूरी क्लास मुझे घूरने लगी। अरे अंदर घुसते ही पीछे बैठे आशीष को आवाज लगा, आशीष ओए चल आजा, त्यागी जी पेड़ के नीचे क्लास लेंगे आज, वहीं बुलाया पूरी क्लास को। आशीष मेरी बात सुनते ही उठकर आया आगे, पूरी क्लास उसे देखने लगी। एक भी बंदा उसके पीछे उठकर नहीं आया और हम दोनों दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर आते ही आशीष ने गर्दन हिला दी। बेटा आज तो तेरा पैतरा काम नहीं किया कबीर। मैं मुस्कुराकर बोला, पीछे देख। उसने पलट कर देखा तो पूरी क्लास उठकर पीछे पीछे आ रही थी। हम दोनों उस भीड़ में गायब हो गए, लेकिन त्यागी इतनी भीड़ को अपने पास एक साथ आता देखकर, बढ़ता देखकर डर गया। और इसके बाद हम जब टॉयलेट में थे, वो सोच रहा होगा मारने आ रहा है। हाँ यार कबीर, लेकिन एक बात बता यार, तूने ये जुगाड़ सीखे कहाँ से? जुगाड़? ये पैंतरेबाजी जो तू करता रहता है माई बाप से। माई बाप कौन? बताता हूँ, चल लाइब्रेरी में बैठ के बात करते हैं। आधे घंटे तक मैं एक प्राइवेट लाइब्रेरी में बैठकर उसे माई बाप के बारे में किस्से सुनाने लगा। इसके बारे में सुनते सुनते इसको इतना इंटरेस्ट आने लगा कि रात के 3 बजे तक जो कुछ मैंने बैठकर लिखा था, 1 घंटे के अंदर उसको सुना डाला। 1 घंटे तक उसका ध्यान मेरी बातों से बिल्कुल नहीं भटका। हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगा। वो बोला, यार कितना अजीब कैरेक्टर है। कैसी लगी? भाई मुझे भरोसा नहीं होता ऐसा जीता जागता कैरेक्टर हो सकता है इस दुनिया में। मुझे एक बार माई बाप से मिलना है भाई, एटलीस्ट उनकी फोटोज देखनी है। तुझे क्या लगता है मुझे आगे लिखनी चाहिए? विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन पढ़ने वालों को बहुत मजा आएगा। उसने अपना ऑनेस्ट रिव्यू मुझे दिया। मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और इसके बाद मैं आगे लिखने का फैसला किया। मैंने उस लाइब्रेरी की मेंबरशिप नहीं ले रखी थी, इसलिए लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर मैं लिखता था। घंटों तक लिखता रहता था। सोनू भाई ने मेंबरशिप ले रखी थी, लेकिन वो अंदर नहीं जाता था पढ़ने के लिए, मेरे साथ वो सीढ़ियों पर बैठ जाता था। वो पढ़ता था सीढ़ियों पर, मैं लिखता था। अभी जो सेकंड ईयर के एग्जाम्स आने वाले थे, वो उनकी तैयारी कर रहा था। एक दिन ऐसे ही सोनू भाई ने किताब बंद करके मुझसे पूछा, कबीर भाई अब एग्जाम्स की तैयारी कब करोगे यार? भाई मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे एग्जाम्स में पास करना है, जो मैं कर लूंगा। मैं लगभग उसकी बात को अनसुना करते हुए अभी फिलहाल मैंने जो लिखा है वो आप सुनो। सोनू भाई को मेरे किस्से सुनने में बड़ा मजा आता था, और अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स में जब 5 दिन बचे थे, तब तक मैंने 120 पेजेस लिख लिए थे। मुझे पता नहीं चला कि 120 पेजेस मैंने कब लिख लिए, क्योंकि जब लोगों को हमारा लिखा हुआ पढ़ने में मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं, तो लिखने में बहुत मजा आता है। मैं थोड़ा थोड़ा सुनाता रहता था और थोड़ा थोड़ा लिखता रहता था। लेकिन अभी टाइम आ गया था पढ़ने का। अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिनों बाद एग्जाम्स थे। लेकिन जब किताबें उठाकर देखी तो सर घूमने लगा। 1 साल से कुछ भी नहीं पढ़ा था, अब कैसे पढ़ा जाएगा? मुझे इंग्लिश में आशीष की हेल्प की ज़रूरत थी और पॉलिटिकल में सोनू भाई की। मैंने उन दोनों को फ़ोन लगाया, जितनी मदद हो सकी उन दोनों की। और आखिर एग्ज़ाम वाले दिन मैं पेपर के 2 घंटे पहले रट्टे लगाने में लगा हुआ था। जितना मुझसे हो सकता था मैं रट्टे लगाता रहा। और आखिर जब मैं थक गया तो किताब बाजू में रख के सोनू भाई से पूछा, जो अभी भी रट्टे लगाने में लगा हुआ था, सोनू भाई यार मैंने सुना है एग्जाम से 1 दिन पहले भी लोग गाइड उठा के रट्टे मार के पास हो जाते हैं। दुर्भाग्य है कबीर भाई, यहाँ ये नहीं देखा जाता कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, बल्कि ये देखा जाता है उसने पेजेस कितने भरे हैं। और आप खुद को देख लो, मुझे देख लो, हम भी तो यही करने जा रहे हैं भाई। जब टीचर्स ही ढंग से कॉपी चेक ना करे तो हम भी क्या करें? चलो वो भी छोड़ो, ये सोचो कि आज आप और मैं जो पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें पढ़ के 5-10 साल पहले हमारे टीचर्स पढ़ के निकले, वो सब चीज़ें प्रोफेसर्स, वो सब प्रोफेसर्स बन गए और आज हमें वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ताकि हम आने वाले टाइम में प्रोफेसर्स बन के अपने स्टूडेंट्स को भी वही सिखाएं। तो क्रिएटिविटी, नयापन आया कहाँ से? उसने तो बस ये सब बातें ऐसे ही बोली जो उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले मेरे दिमाग में ये बातें घर कर गई। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जिसमें देश का कोई विकास ही नहीं हो रहा, कोई योगदान नहीं दे पा रहे हम लोग देश में। मैं वहीं सीढ़ियों पर लेट गया और ऊपर चलते हुए पंखे को देखकर सोचने लगा, अरे भाई आखिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये सब, जब सब कुछ भूल ही जाना है। क्या मिलेगा मुझे कॉपी में वो सब लिखकर जो आधे घंटे पहले, 2 घंटे पहले मैंने रट्टा मार के सब कुछ याद किया है। जो कुछ भी साल भर पढ़ा वो एग्ज़ाम के दिन जाकर उल्टी कर दो कॉपी पर। और मेरे टीचर्स सेम कॉपी, सेम आंसर्स को देखकर बोर नहीं हो जाते? मैं उठकर खड़ा हुआ और पूछा, सोनू भाई इंसान कितना याद कर सकता है, इस हिसाब से उसकी काबिलियत तय करना कितना सही है। चलो कबीर भाई टाइम हो गया, चलकर कॉपी भरते हैं। मैं सच में सोच रहा था कि इंसान की क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है, सिस्टम ने बिल्कुल खत्म कर दी है। टाइम का इंसान के पास रट्टा लगाते हुए सोचने का, कुछ और करने का। और हम लोग चलते चलते कॉलेज के कैंपस की तरफ आ गए। देखो बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं कबीर भाई, लेकिन सिस्टम के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता। सबको नौकरी चाहिए, आपको नहीं चाहिए क्या?
भाई चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। लायक तो बनूं अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाने के लिए। हम लोग जब कॉलेज के कैंपस में घुसे तो 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपने हाथों में गाइड लेकर रट्टा लगा रहे थे। ये सीन मैंने पहले भी देखा था, कई कई बार देखा था, लेकिन ऐसा माहौल देखकर बहुत अफसोस हो रहा था आज। मेरे हाथ में एडमिट कार्ड था, 3 पेन थे, एक स्कूल, गले में आईडी कार्ड लटकाए हुए। जब मैं कैंपस की बीचों बीच पहुंचा तो वहीं पर कुर्सी लगाए हुए त्यागी जी बैठे हुए थे। कंधे पर त्यागी जी के अपना भारी सा हाथ रखा और कंधे को उंगलियों और अंगूठे से दबाया 2 बार। त्यागी जी पलटे, मुझे देखकर आईब्रोज चढ़ाकर धीमी आवाज में बोले, हाथ हटा। जो मैंने तुरंत हटा लिया। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह टेढ़ा करके बोले, बोल क्या चाहता है? सर कोई कमरा बताओ ना। मैं तबाक से बोला, मैं तुम लोगों को दल्ला लगता हूं क्या मैं? नहीं सर। तो सर मैं तो एग्जाम रूम की बात कर रहा था, मेरा रोल नंबर ये है। कौन सा रूम होगा? वहाँ लिस्ट लगी हुई है ना, जाकर देख ले। वो इशारा करके मुझे बोले। मैंने अपना रूम नंबर देखा और भीड़ से बचता बचाता अंदर की तरफ भागने लगा। मेरे साथ सोनू भाई भी था। मेरा और सोनू भाई का एक ही रूम था। हम लोग जल्दी जल्दी रूम की तरफ बढ़ने लगे। बेटा कुछ तो लिहाज रखो, पजामा पहनकर पेपर देने कौन आता है? रास्ते में एक टीचर ने स्टूडेंट को रोकते हुए बोला। मैंने कहा, सोनू भाई देख लो, क्या फर्क पड़ता है वो क्या पहनकर आया एग्जाम देने के लिए? ये लोग कॉपी ढंग से चेक नहीं करेंगे उसकी, जैसे उसका पजामा कर रहा है। हम दोनों भागकर रूम में अपनी अपनी कॉपी उठाकर जगह पर बैठ गए। पास में एक खूबसूरत सी मैडम बैठी थी जो अपने मोबाइल में लगी हुई थी। जब तक घंटे की आवाज़ नहीं बज गई तब तक वो अपना मोबाइल चलाती रही। घंटा बजते ही मैडम ने सबको पेपर दिया और बोली, अपने अपने पेपर पर अपना अपना रोल नंबर लिख लो। हम सब ने अपना रोल नंबर लिखा और सब पेपर के जवाब अपनी कॉपीज में लिखने लगे। लगभग आधे घंटे बाद त्यागी जी क्लास में आए और मैडम की डेस्क पर झुककर अपना हाथ गाल पर रखे बातें करने लगे मैडम। और पीछे से पूरी क्लास एक दूसरे से सवालों के जवाब पूछने लगी। हलचल होने लगी क्लास में। अभी पीछे से एक आवाज आई, सर रहने दो, आपके बस की नहीं है। ये सुनते ही त्यागी तन कर सीधे खड़े हो गए। अपनी सलवटों वाली पैंट को नीचे खींचते हुए बोले, कौन बोला? वो चारों तरफ देखने लगे, फिर बोले, कौन बोला? कायर, सामने आओ। फिर उन्होंने पलट कर देखा तो खूबसूरत मैडम उनको देख रही थी। अब शब्द बोलते हुए उन्होंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर आगे की 4 दांत दिखाकर मुस्कुराकर बोले, हे बच्चे हैं, कुछ भी बोलते हैं। और उसके 3 घंटे बाद मेरे सारे दोस्त आपस में बात करने लगे एग्जाम के पेपर की, बाहर खड़े, जबकि मैं साइड में चुपचाप खड़ा था और अपना क्वेश्चन पेपर हाथ में लिए कुछ सोच रहा था। तभी उनमें से एक दोस्त आकर पूछता है, क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? अच्छा नहीं गया क्या पेपर? कहकर वो हंसने लगा और उसके साथ के 2 लड़के हंसने लगे। तेरा तो अच्छा गया है ना, तू जाके मिठाइयाँ बंटवा दे। भड़क कर बोला। इतने में सोनू भाई पीछे से आया और मुझे वहां से ले गया। रास्ते में उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतने क्यों लाल पीले हो रहे थे? पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? क्या फर्क पड़ता है यार, यहाँ कौन सी पढ़ाई होती है? 10 रट्टे लगाकर एग्जाम की कॉपी में छाप के आओ और तय हो गया कि तुम्हें कितना आता है। लेकिन अभी ये चीजें सोचने का टाइम नहीं है कबीर भाई। इसके बाद हम लोग प्राइवेट लाइब्रेरी में गए, वहां पर अपना सामान उठाया। इतने में उस लाइब्रेरी के एक कैबिन में सोनू भाई का कोई दोस्त मिल गया उसको। मुझे भी वो अपने साथ ले गया उस कैबिन में। बातें करने लगे। मैं चुपचाप वहां पर खड़ा था। वो लोग बातें कर रहे थे। और क्या चल रहा है सुरेश जी? बस यार हल्दी घाटी निपटा रहे हैं, उसने जवाब दिया। जैसे देखकर मेरा पारा और चढ़ गया। भैया अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? मैं साइड में आता हुआ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। ये आप जो पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो? पेपर में सवाल पूछा जाता है इसलिए। तो मतलब पेपर में सवाल आ सकता है इसके लिए पढ़ रहे हो? बाकी हल्दी घाटी की लड़ाई में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? इंटरेस्ट है, लेकिन अभी हमारी जॉब में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो हंस के बोला। सुन भाई चुपचाप वहाँ पर सुन रहा था। अब क्या मैं पूछ सकता हूँ ये लड़ाई आपकी नौकरी में कैसे काम में आएगी? हाथ बांधते हुए मैंने पूछा। अरे भाई इससे मेरी नॉलेज पता चलेगी मुझे कितना आता है। अच्छा, इस हिसाब से मार्केट में रोज रोज नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो क्या सबको आप याद करते रहोगे? हाँ, अगर नौकरी चाहिए तो याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, और नौकरी मिलने के कितने टाइम बाद तक आप ये इन्फॉर्मेशन याद रख सकोगे? अरे नौकरी मिलने के बाद कौन याद रखता है भाई, क्या जरूरत है? वो हंसता हुआ सोनू भाई से बोला। भैया एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, मैंने उससे कहा। इस एटीट्यूड के साथ में आपको नौकरी तो नहीं मिलने वाली। मेरी ये बात सुनते ही वो भड़कने वाला था कि इतने में सोनू भाई मुझे बाहर निकाल लाया। वो पीछे पीछे आया। मैं गुस्से में वहां से निकल के आया। कबीर भाई मेरी बात तो सुनो, कहकर वो मेरे पास आया। इतने क्यों झल्लाए हुए हो भाई? क्योंकि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है। और क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? भाई मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे कॉलेज में त्यागी जैसे अनप्रोडक्टिव टीचर्स कैसे भरे पड़े हैं। अरे भाई सब त्यागी नहीं होते।
ज़्यादातर त्यागी होते हैं सोनू भाई। अच्छा बताओ, आप टीचर बन जाओगे तो आप क्या सिखाओगे अपने स्टूडेंट्स को? भाई मैं उन्हें फ़र्क बताऊंगा, एक शिक्षित और साक्षर आदमी में फ़र्क क्या होता है, कहकर मैं घर आ गया। अब अक्सर मेरे साथ ही ऐसा होता था या सबके साथ ऐसा होता है, किसी चीज़ में जब मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती थी उसी वक्त मेरा ध्यान बेकार की चीज़ों में ज़्यादा लगता था। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी था कि मैं पढ़ाई करूं, बजाय कि इन बातों के। पूरा साल मैंने ख़राब कर दिया था, मैंने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया था। खास करके हर रात फ़ोन पर भावना को सुनाता था कि आज मैंने अपनी कहानी कहाँ तक लिख ली। कबीर तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? यार तुम्हें मेरी कहानी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या? कबीर ये वक्त तुम्हारे एग्ज़ाम में ध्यान देने का है। यार तुम क्या चाहती हो मैं पूरा दिन पढ़ पढ़ कर सर में दर्द कर लूँ? भावना, मुझे लिखने में फ्रेशनेस मिलती है यार। मुझे नहीं पता था कि इन सबको मेरे एग्ज़ाम्स में मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी क्यों आ रही थी। मुझे इनसे बहस नहीं करनी थी। ऐसे ही मैंने अपना ज़्यादातर वक्त लिखने में और सिलेबस के बाहर की किताबें पढ़ने में लगाया। देखते ही देखते मेरे सारे एग्ज़ाम्स पूरे हो गए। आखिरी पेपर जब ख़त्म हो गया तो मैंने क्लास के बाहर दो लड़कों को बात करते हुए सुना। एक ने दूसरे से कहा, भाई वो वर्जीनिया वुल्फ की बुक है ना, मिसेस डैलोवे, उसमें डैलोवे का कैरेक्टर जो है उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कैसे डिस्क्राइब किया है तूने? मैं ये सुनते ही डर गया और आशीष के पास धीरे से उसके कान में पूछा, भाई ये वर्जीनिया वुल्फ कौन है? जिसे सुनकर उसने अपना मुंह बनाया और बोला, भाई सच बता, पेपरों को देने से पहले तूने पढ़ाई की थी या ऐसे ही कुछ भी लिख कर आ गया तू पेपरों में? यार लिखा तो टॉपिक से रिलेटेड ही है, लेकिन पता नहीं कॉपी चेक करने वाले को समझ में आएगा कि नहीं। भाई तू कमाल आदमी है यार, फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल अलग था, अब क्या हो गया तुझे? यार जल्दी से जल्दी ये ग्रेजुएशन पूरी करनी है, मुझे निकलना है यहाँ से। मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था मैंने अपने पेपर में बिल्कुल भी सीरियस होकर बिल्कुल भी नहीं लिखे थे। न जाने उन दिनों मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन पेपरों के ख़त्म होने के बाद एक अजीब सा सुकून सा मिला और लगा कि अब मैं जो चाहूँ वो करने के लिए आज़ाद था। और पता नहीं अब क्यों मेरा उन चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था जो एग्ज़ाम्स के दौरान लग रहा था, जैसे कि लिखना। मेरा अब लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जबकि मैंने 90% अपना वर्क ख़त्म कर लिया था, किताब को साइड में रख दिया, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। आशीष के साथ कहीं घूमने का विचार बनाने लगा। भावना को ये बात पता नहीं थी कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, लेकिन तभी अचानक आशीष को किसी ज़रूरी काम से गुड़गांव जाना पड़ा और मेरा बाहर जाना कैंसिल हो गया। तो टाइम पास के लिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। एक दोस्त के साथ जिम जाता रहा, शाम को भावना से बात करता था। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया और इस 1 महीने के गुजरने के साथ साथ रोज़ रोज़ रिजल्ट की फेक न्यूज़ आने लगी कि रिजल्ट आ गया। लेकिन हर बार ये खबर झूठी होती थी। 15 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिर एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कबीर मैंने सुना रिजल्ट आ गया। ये सुनते ही तुरंत मैंने अपना फ़ोन उठाया, चेक किया, क्योंकि ये दोस्त कभी गलत न्यूज़ नहीं देता था। लेकिन देखा रिजल्ट नहीं आया था। दोबारा उसे फ़ोन लगाकर बोला, भाई इतना क्यों पागल हुए जा रहे हो, अभी नहीं आया रिजल्ट, वैसे भी पास तो सभी हो जाएंगे, आजकल बीए में फेल कोई नहीं होता। कहकर मैं हंसने लगा और 1 घंटे बाद जूते पहनकर जिम के लिए तैयारी करने लगा। जूतों को कसकर बांध लिया था, बैग में पानी की बोतल, दस्ताने, दूसरी चीज़ें डालकर मैं निकल ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन साइलेंट पड़ा था। भावना के 4 मिस्ड कॉल आ चुके थे। मुझे समझ में नहीं आया कि दिन के वक्त ऐसे ये फ़ोन नहीं करती। अचानक क्या हुआ जिसने फ़ोन किया? फ़ोन करने के लिए उसका नंबर निकाला, फिर से उसका फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन उठाते ही बोला, हेलो, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो परेशान आवाज़ में बोली, कबीर तुमसे कितनी बार कहा था मैंने पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या हुआ? अचानक ये सब क्यों बोल रही हो? मैं डर कर बोला, क्योंकि तुम फेल हो गए हो कबीर। 1 मिनट तक तो ये लाइन सुनकर मैं कुछ नहीं बोला। फिर बोला, क्या बोल रही हो यार, ये कोई वक्त है ऐसा बेहुदा मजाक करने का? मजाक, वो चिढ़कर बोली, तुमको सब चीज़ें मजाक लगती है ना? तुम्हें तो ये पूरी ज़िंदगी मजाक लगती है कबीर। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो खुद जाकर चेक कर लो, कहकर उससे फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैंने खुद अपना रिजल्ट चेक किया तो वाकई मैं बीए सेकंड ईयर के एग्जाम्स में फेल हो गया था। जिसे देखकर 1 मिनट के लिए तो मैं सदमे में चला गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसे फ़ोन लगाऊं। अब तक तो पूरी क्लास को पता चल चुका होगा कि मैं फेल हो गया। मैं अपना फ़ोन साइड में रखकर दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं, क्योंकि 1 साल बर्बाद हो जाना कोई छोटी बात नहीं। लेकिन फिर दिमाग में आया कि इसमें गलती किसकी थी।
पता नहीं अब्बा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। मुझे इतनी उम्मीदें रखकर कॉलेज पढ़ने भेजते हैं और मैं बीए में ही फेल हो गया। बड़ी शर्म की बात थी। तभी वीरेंद्र भैया का फ़ोन आया, मैंने उठाया। मैं कुछ नहीं बोला। हेलो कबीर, हेलो, अरे कुछ बोलो तो सही। भैया मैं फेल हो गया यार। अरे तो रो मत, अभी सुन, इतनी देर नहीं हुई, तेरा साल बच सकता है। मैंने अपने आंसू पहुँचते हुए बोला कैसे? तो जोशी सर को फ़ोन लगा, वो यूनिवर्सिटी के सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता है उनको, वो तेरी मदद ज़रूर करेंगे। ओके भैया कहकर मैंने उनका फ़ोन काटा और जोशी सर को फ़ोन लगाया। जिनके फ़ोन की घंटी बज रही थी और यहाँ पर मेरी हार्ट बीट्स बढ़ रही थी।